हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। द्रव्य गुण विज्ञान फर्स्ट पेपर जो था आपका, उसका पार्ट 1 50 नंबर का आता है, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट होता है 50 नंबर का पार्ट बी, 50 नंबर का है, जिसके अंदर से 20 नंबर के जो हैं हमारे 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 और 17 और 30 नंबर की आती है हमारी फार्मेकोलॉजी। अब इन 20 नंबर के चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको फार्मा कंप्लीट करवा दूंगी और डीजी फर्स्ट कंप्लीट, फिर डीजी सेकंड करवा दूंगी मैं। जितनी जल्दी ये कोशिश ये है कि जल्द से जल्द करवा दूं मैं सिलेबस, और वैसे भी अब तो डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं सिलेबस जल्दी करवाऊंगी। 14 नंबर चैप्टर है आपका द्रव्य गुण विज्ञान में द्रव्य शोधन कल्पना विज्ञान। देखिएगा, आगे के इस चैप्टर के कुछ के नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जिनको नोट्स बनाना था उनके घर में किसी की तबीयत खराब है और मुझे सिलेबस करवाना था, आपकी एग्जाम आ रही थी, इसलिए तो मैंने बुक से ही पीडीएफ बनवाई है। देख, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना सारा बताया जाएगा। जो जो एग्जाम में आ सकता है, जहां से क्वेश्चन आएगा वो सब बताऊंगी। देखना, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य के शोधन। द्रव्य को शोधन करने के लिए कैसे शोधन करते हैं द्रव्य का, ब्रीफ में नॉलेज, अपमिश्रण अपद्रव्य क्या होता है उसका नॉलेज लेंगे, और प्रतिनिधि द्रव्य क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। देखना, द्रव्य शोधन कल्पना विज्ञान चैप्टर नंबर 14। शोधन की परिभाषा। शोधन क्या होता है? द्रव्य के अंदर अशुद्धियां पाई जाती है। जब हम द्रव्य को कलेक्ट करते हैं किसी भी जगह से, तो वहां पे क्या होती है, अशुद्धि आती है, यानी कि कुछ कंकड़ आ जाते हैं, मिट्टी आ जाती है द्रव्य के साथ में। तो द्रव्यगत अशुद्धियों के निवारण करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं शोधन। एक परिभाषा यह है, एक परिभाषा आपके शास्त्र में पढ़ते हो आप शोधन की, वो दिष्टे रोचते ऐसे कुछ करके कोटेशन है, देखना। शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। अशुद्धियों के प्रकार, जहां से क्वेश्चन आएगा मैं अपने आप बता दूंगी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आएगा तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये अशुद्धियों के प्रकार लिखिए। तो अशुद्धियां होती है 3 प्रकार की, एक तो भौतिक अशुद्धि, एक रासायनिक अशुद्धि और एक होती है सहज शुद्धि। क्या होती है? भौतिक अशुद्धि जो होती है वो होती है कि जब औषध द्रव्य की उत्पत्ति स्थान से हम उस औषध द्रव्य को कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कास्ट आदि अन्य औषधियों वनस्पतियों का भी संग्रह हो जाता है, उसको बोलते हैं भौतिक अशुद्धि। या फिर व्यापारी लोग जो होते हैं वो अधिक लाभ कमाने के लिए औषधियों में अल्प मूल्य वाली, जिनका कुछ मूल्य नहीं होता, अल्प मूल्य वाली औषधियों का मिश्रण कर देते हैं। जैसे केसर जो होता है बहुमूल्य औषध है, उसके अंदर कुसुम्ब का, उसके समान दिखने वाले कुसुम्ब का, पारिजात का तथा केसर जो होता है उसके पुष्प दल का मिलावट कर देते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक अशुद्धि। 2 आ गई डेफिनेशन। तीसरी आई है कि भंडारण, यानी जब स्टोरेज करते हैं। जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पहले तो भेषज की परीक्षा की हमने, फिर उसके बाद में उसको कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करने के बाद में हमने उसको स्टोरेज किया। तो स्टोरेज जब करते हैं तो संरक्षण जो होता है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, या तो फंगस वगैरह या काई वगैरह लग जाती है, जिसके कारण फंगस लग जाते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या हुई, भौतिक अशुद्धि। फिर आती है रासायनिक अशुद्धि। जब कारखाने जो होते हैं वहां से गंदा पानी निकलता है, तो उस मार्ग में क्या होती है, कुछ औषधियां पाई जाती हैं। अगर हम वहां से औषधियां कलेक्ट करते हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है, उन्हीं को बोला गया है रासायनिक अशुद्धि। देखना, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ पानी के माध्यम से बहाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं पानी के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। ऐसे स्थानों से, जब ऐसे स्थानों पर भी औषधियां तो होती हैं, जैसे नाले वगैरह जो होते हैं वहां पे भी औषधियों का उत्पादन होता है, अगर वहां से औषधियां कलेक्ट करते हैं तो औषध द्रव्यों का संग्रह करने से उनमें रासायनिक तत्व जो होते हैं, यानी उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है ड्रग्स का, वो दूषित हो जाता है, और इसे बोलते हैं वन्नी दोष। वन्नी दोष क्या होते हैं? पारद हमने पढ़ा था, पारद के अंदर 3 दोष आए थे, नैसर्गिक दोष, औपाधिक और यौगिक दोष। उनमें से नैसर्गिक दोष के अंदर आया था वन्नी दोष। तो एक तरह से वो पारद के अंदर दोष था, ये औषधियों के अंदर दोष है। सहज अशुद्धि। देखना, कुछ द्रव्य स्वाभाविक रूप से हानिकारक होते हैं, मतलब नेचुरली रूप से वो हानिकारक हैं, जैसे विष है, भल्लातक है, वत्सनाभ है, धतूर है और कुपीलु है। ये सभी क्या है, विषैली ड्रग्स हैं। अब शोधन कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, अपना मोटिव क्या है शोधन करने का, वो है कि शोधन के द्वारा बहुउपयोगी विषाक्त द्रव्य, जैसे ये द्रव्य हैं, विष है, भल्लातक है, वत्सनाभ है, धतूर है और कुपीलु है, इन सभी औषधियों को
ये जो विषाक्त द्रव्य होते हैं इनका शोधन करके इन्हें हम इनको भी सेवन योग्य बना सकते हैं, इनको भी हम काम में ले सकते हैं चिकित्सा करने में, या फिर शरीर पर अभिष्ट कर्म संपादन करने के लिए औषध द्रव्यों को शुद्ध किया जाता है। शोधन से द्रव्य में स्थित ओज के विरोधी गुण क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर शोधन नहीं करेंगे, अशुद्धि युक्त द्रव्य हम सेवन कर लेंगे तो वो जाके एक तरह से विष की तरह कार्य करेंगे, और विष क्या करता है, ओज के गुणों को नष्ट करता है। देखना शोधन की विधियां, एक तो सामान्य शोधन होता है, एक विशिष्ट शोधन होता है। सामान्य शोधन के अंदर क्या क्या आता है, सामान्य शोधन क्या आता है, प्रक्षालन। नॉर्मल प्रक्षालन से मतलब है कि औषधियों को जल से धोना। चालन, चालन के अंदर आता है कि चलनी से उसको छानना। जल विलयन, उसको पानी में घोल दिया, घोलने से क्या हुआ, जो अशुद्धि होगी वो तो ऊपर आ जाएगी और जो द्रव्य होगा, औषध द्रव्य होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। शारण, शारण में होता है कि उसको गर्म किया हमने और फिर उसको सुखा दिया। परिश्रवण, परिश्रवण में आता है एक तरह से फिल्टर करना, उसको छानना। सुराविलयन, सुराविलयन में आता है कि द्रव्य जो है उसको सूरा के अंदर मिलाया, जिससे अविलय तत्व तो क्या हुए, नीचे बैठ गए, और सुराविलय तत्व जो होते हैं वो सूरा के अंदर मिल जाते हैं, और औषधि द्रव्य जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। फिर आता है पृथक्करण। पृथक्करण जो आता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से जांतव कला यानी कि मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा उस औषध द्रव्य को छाना जाता है। फिर आता है विवर्णीकरण। विवर्णीकरण के अंदर द्रव्यों का सत्व निकालते समय रंजक पदार्थों को पृथक करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं विवर्णीकरण। फिर आता है निर्मलीकरण। निर्मलीकरण के अंदर द्रव्यों को उबाला जाता है और झाग के साथ में उन्हें ऊपर से हटा लिया जाता है। औषध द्रव्य जो आएंगे उनको वो नीचे बैठ जाएंगे और झाग के साथ में क्या होगी, अशुद्धियां ऊपर आ जाएगी, उनको हटा लिया जाता है। स्वेदन के अंदर सब जानते हैं, स्वेदन रसशास्त्र में खूब पढ़ा है कि द्रव पदार्थ जो होता है उनको अंदर जल के अंदर या फिर कांजी के अंदर या दूध के अंदर स्वेदन किया जाता है, दोला यंत्र विधि के द्वारा स्वेदन किया जाता है। फिर आता है मर्दन, यानी कि द्रव्य के चूर्ण को किसी अन्य द्रव पदार्थ के साथ में घोंटना, वो होता है मर्दन। निर्वाप क्या होता है, किसी भी द्रव्य को गर्म करके द्रव्य पदार्थ में बुझाना, निर्वाप। पातन क्या होता है, दो डमरू जैसे दो मटकी होती है, वो आपस में कनेक्ट होती है, तो या तो नीचे की तरफ उसका लेप कर दिया जाता है या ऊपर की तरफ उसका लेप कर दिया जाता है औषध द्रव्यों का। फिर ऊपर से अग्नि दी जाती है, फिर नीचे से अग्नि दी जाती है। तो वो जो द्रव्य होता है वो उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट द्रव्य है अशुद्धियों को छोड़ के वो ऊपर जाके उसके ऊपर जाके वो स्वांशित हो जाता है, तो उसको उतार लेते हैं। जैसे पारद के अंदर हिंगलोत पारद से हम जब पारद की प्राप्ति करते हैं तो यही करते हैं। ऊर्ध्वपातन पातन यंत्र के थ्रू हम उसे हिंगलोत पारद से पारद की प्राप्ति करते हैं, फिर खुजकर हम उसको निकाल लेते हैं। पढ़ लेना आप, उसमें वहां पे भी है, ये अच्छे से समझाया हुआ है। विशिष्ट शोधन के अंदर औद्भिद द्रव्यों की सहज प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, विषाक्तता को दूर करने के लिए विशिष्ट शोधन किया जाता है। औद्भिद द्रव्य क्या होते हैं सबको पता है। देखना क्वेश्चन आता है यहां से क्वेश्चन आएगा, देखना एक बार पढ़ लेते हैं। शोधन प्रयुक्त प्रक्रिया के अंदर क्या क्या परिभाषा आएगी। एक तो भावना, कि किसी भी औषध द्रव्य के चूर्ण को या तो जल के साथ या क्वाथ के साथ या फिर किसी भी औषध द्रव्य के स्वरस, फांट आदि द्रव्य पदार्थों के साथ मर्दन किया हमने, फिर उसको सुखाया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं भावना। ये रसशास्त्र की परिभाषा है। फिर आता है भर्जन, किसी भी स्निग्ध द्रव्य या फिर घृत के अंदर भूनते हैं, किसी का शोधन पढ़ेंगे हम भर्जन के द्वारा, तो भूनते हैं मतलब उस द्रव्य के अंदर, स्निग्ध द्रव्य के अंदर, तो तेल के अंदर या फिर घृत के अंदर उस द्रव्य को भूनते हैं तो वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, उसे बोलते हैं भर्जन। फिर आता है स्वेदन, क्षार द्रव्य, अम्ल द्रव्य, इन वर्ग की औषधियों के सरस के साथ या क्वाथ के साथ आदि के साथ दोला यंत्र में इनको भर लिया और अपना जो द्रव्य था उसकी पोटली बना ली हमने, फिर उस पोटली को उस द्रव्य के अंदर लटका दिया और फिर हमने क्या किया, नीचे से अग्नि दी, तो उसे बोलते हैं दोला यंत्र विधि से स्वेदन। इससे क्या होती है, औषधियां शुद्ध हो जाती हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक ड्रग का नाम देंगे और उसकी शोधन की विधि पूछी जाती है। आता है तो 2 नंबर का, अगर 2 ड्रग साथ में पूछेगा तो फिर आएगा 5 नंबर में आएगा, तो आपको समझा के आनी है। जैसे वत्सनाभ है, उसको क्या करते हैं, गोमूत्र के अंदर 3 दिन तक डुबो के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, वत्सनाभ शुद्ध हो जाता है। गुगलू, गुगलू जो होता है इसे त्रिफला क्वाथ में या फिर गुड़ूची के क्वाथ में या फिर गोदुग्ध में इनको पकाया, दोला यंत्र विधि से उसका स्वेदन किया, यानी कि उसकी पोटली बनाई, त्रिफला क्वाथ नीचे भर दिया मटकी में,
या फिर गुड़ज का क्वाथ भर दिया या फिर गोदूध भर दिया, उसका दोला यंत्र विधि से स्वेदन किया, फिर उसको कपड़े से छाना। ये सब प्रक्रिया दोला यंत्र विधि से स्वेदन कितनी देर तक किया? 1 याम यानी कि 3 घंटे तक किया। कुपिलो भर्जन, भर्जन क्या होता है? घृत के अंदर भुनना, तो घृत के अंदर या तो भर्जन किया हमने या फिर भिगो के रख दिया या दोला यंत्र विधि से स्वेदन किया। अगर भिगोया तो किसमें भिगोना है? इसको भिगो के रखना है तो गोमूत्र में भिगो के रखना है 7 रात्रि तक। इसमें ये देखना 3 विधियां दी हुई है ना, एक विधि याद करनी है आपको कोई भी। या फिर दोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है तो किसमें स्वेदन करना है? गोदुग्ध में। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक या 1 याम या 1 प्रहर तक करना है। अब है जयपाल। जयपाल का शोधन कैसे होता है कि दोला यंत्र विधि के अंदर स्वेदन करना है पहले तो गोदुग्ध से तो क्या करना है? उसका स्वेदन करना है दोला यंत्र विधि के अंदर। फिर उसके अंदर भावना किसकी देनी है? नींबू स्वरस की उसमें भावना दी हमने। स्वेदन कितने घंटे तक किया? 1 याम तक यानी कि 3 घंटे तक स्वेदन किया और नींबू स्वरस की भावना दी, तो जयपाल जो था वो शुद्ध हो जाता है। फिर देखना गुंजा, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनका पूछते हैं 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। दोला यंत्र विधि से स्वेदन किया किसके अंदर? गोदुग्ध के अंदर। या फिर दोला यंत्र विधि से स्वेदन किया कांजी के अंदर। अगर कांजी में करोगे तो 2 याम है यानी कि 6 घंटे, और अगर गोदुग्ध में स्वेदन कर रहे हैं हम, गुंजा को शोधन कर रहे हैं गोदुग्ध के अंदर, तो हमें 1 याम तक उसका स्वेदन करना पड़ेगा। जो आपकी इच्छा हो वो विधि आप याद कर लेना। नेक्स्ट है हिंगू, इंपॉर्टेंट है हिंगुआ। हिंगू को क्या करते हैं? घृत में, गोघृत में उसका भर्जन करते हैं यानी भूनते हैं, और जब तक वो भूरा रंग नहीं हो जाता तब तक भूनते हैं, तो हिंगू क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। भंगा, आर्द्र भंगा पत्रों का भर्जन करते हैं, वही गोघृत के अंदर भर्जन किया हल्का रंग होने तक। धतूरे का शोधन किस तरह से होता है कि दोला यंत्र विधि के अंदर गोमूत्र के अंदर स्वेदन करते हैं 4 प्रहर, बोले तो 12 घंटे तक। इससे क्या होता है? धतूरा जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। अहिफेन, अहिफेन के अंदर अगर आद्रक स्वरस की 7 बार या 21 बार भावना दे दी जाती है तो क्या होता है? अहिफेन शुद्ध हो जाता है। भावना का मतलब समझ रहे हैं ना? घोटना है, उसको सुखाना है। फिर आता है बल्लातक। बल्लातक का स्टिका चूर्ण के अंदर किसी बोरे में भरना है। स्टिका चूर्ण के अंदर क्या होता है? इसका घर्षण करना है, और स्टिका चूर्ण को तेल से स्निग्ध होने तक, जब तक बल्लातक को, तब तक हम घर्षण करते हैं यानी रगड़ते हैं स्टिका चूर्ण के अंदर, तब तक स्टिका चूर्ण जो है वो गीला ना हो जाए यानी वो चिकना ना हो जाए, तब तक रगड़ना है, तब तक उसका घर्षण करना है। इससे क्या होगा? बल्लातक शुद्ध होगा। या तो एक विधि ये है, मेन जो पॉपुलर विधि है वो यही है। बल्लातक का क्वेश्चन आता है तो यही करके आनी है आपको। या फिर दोला यंत्र विधि के अंदर स्वेदन करना है, किसके अंदर स्वेदन करना है? नारियल के जल के अंदर 3 घंटे तक स्वेदन करना है। अब आता है कंकुष्ट। इसके अंदर अगर आद्रक स्वरस की 3 भावना दे दी जाएगी तो क्या होगा? कंकुष्ट शुद्ध हो जाएगा। स्नोही शीर के अंदर अम्लिका पत्र स्वरस की 1 भावना देने पर स्नोही शीर शुद्ध हो जाता है। करवीर का दोला यंत्र विधि के अंदर 2 याम यानी कि 6 घंटे तक अगर स्वेदन कर दिया जाता है तो करवीर शुद्ध हो जाता है। एरंड नारियल जल के अंदर 1 याम तक दोला यंत्र विधि से स्वेदन करते हैं। कर्पूर के अंदर भावना देनी है किसकी? या तो गोदुग्ध की या त्रिफला क्वाथ की या फिर भृंगराज स्वरस की, सभी की, इन तीनों की एक भावना हमें देनी, जिससे क्या होगा? कर्पूर जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा। लांगली, लांगली के अंदर क्या करना है? या तो इसको डुबो के रख दो गोमूत्र में लांगली को, या इसकी भावना दे दो। डुबो के रखना है तो 1 दिन तक रखना है, या फिर भावना देनी है इसके अंदर गोमूत्र की, तो लांगली जो होगी वो शुद्ध हो जाएगी। वृद्ध दारू के अंदर भावना देनी है स्नेह मिश्रित जल की या फिर अपामार्ग स्वरस की 1 भावना देनी है। नींबू के बीज की के अगर शोधन करना है हमें तो अपामार्ग क्वाथ की 1 भावना में देनी है। आरगवद बीज की अगर शोधन करना है तो इंद्रायण स्वरस की 1 भावना देनी है। नेक्स्ट है दंती। दंती का अगर शोधन करना है हमें तो या तो उसके अंदर आम्ल की स्वरस की भावना दे दो, 1 भावना देनी, 1 बार भावना देनी है हमें उसकी, या फिर दोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है। स्वेदन करना है तो किसमें करना है? नारियल के जल में 1 प्रहर तक यानी कि 3 घंटे तक हमें स्वेदन करना है उसका। इंद्रायण के बीज की, इंपॉर्टेंट है दंती,
इंद्रायण बीज जो है उसके अंदर अगर भावना दे दी जाती है आम्ल की स्वरस की, एक भावना देने से इंद्रायण का बीज शुद्ध हो जाता है। देवदाली बीज ये नहीं पूछे जाते हैं, मैं बता रही हूँ ना, ये मरीच है जो बताया वही। देवदाली बीज के अंदर अगर आम्ल की स्वरस की एक भावना दे दी जाती है तो वो स्वच्छ हो जाता है। अब एक है मरीच, इंपॉर्टेंट है। अगर मरीच को या तो डुबा के रख दो, उसका छिलका हटाने के बाद में किसके अंदर, अम्ल तक्कर के अंदर, यानी खट्टी छाछ जो होती है उसके अंदर 3 घड़ी तक यानी 68 मिनट तक अगर हम दबा के रख देते हैं, उसको उसमें डुबो के रख देते हैं, तो मरीच जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है पिपली। पिपली के अंदर हम चित्रक मूल की, भूलना नहीं है, पिपली में चित्रक मूल की भावना लग रही है, एक भावना देकर उसको सुखाना है। नखी, दोला यंत्र में स्वेदन करना है, या तो गोमेद स्वरस या फिर तिंतड़ी कसाय के साथ में 1 याम तक स्वेदन करना है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 है। वचा इंपॉर्टेंट है, देखना। दोला यंत्र विधि के अंदर स्वेदन करना है 1 याम तक, किस किस के अंदर, या तो गोमूत्र ले लो अपने पास है जो, या फिर मुंडी के स्वर, छोड़ो इसको, या फिर पंच पल्लव के स्वरस के अंदर क्या करना है, वचा का शोधन करने के लिए दोला यंत्र विधि से 1 याम तक स्वेदन करना है, या तो गोमूत्र के साथ में या फिर पंचपल्लव स्वरस के साथ में। क्लियर? अब है अर्क, इंपॉर्टेंट है। होता है शुद्ध होता है या फिर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है, तो अर्क का हम कभी शोधन नहीं करते हैं। बाकुची, बाकुची के अंदर भावना देनी है 7 बार या 21 बार। द्रव्य नहीं बताया गया है यहाँ पे, तो या तो जल की दे देंगे, जहां पे द्रव्य नहीं बताया वहां पे जल की भावना। रक्त चित्रक को डुबो के रखना है चूने के पानी में। कपी कच्छू का स्वेदन करो छिलका हटाने के बाद में गोदुग्ध के अंदर, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है दंती, मरीच, पिपली, अर्क, वचा, बस। अब देखना औषधि की शुद्धता का परीक्षण। यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, बताऊंगी कहां से क्वेश्चन आएगा, पढ़ते हैं एक बार इसको। औषध है वो कितनी % शुद्ध हो चुकी है, उसका परीक्षण, उसकी जांच कैसे करनी है वो देखना। निम्न परीक्षण किए जाते हैं, एक तो नाम रूपात्मक परीक्षण, एक भौतिक परीक्षण, एक भौतिक रासायनिक और एक रासायनिक परीक्षण। किस तरह से होते हैं देखते हैं। देखना, नाम रूपात्मक यानी कि एक तो उसकी स्थूल रचना का अध्ययन करेंगे हम, और एक सूक्ष्म रचना का। एक तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी और एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे उसके। देखना स्थूल के अंदर तो क्या होता है, उसकी मूल के, उसकी तना, उसके पत्ते, उसके पुष्प, पत्र का वर्ण या फिर गंध, आकृति, शीर्ष भाग, शिरा विन्यास, इनका अध्ययन किया जाता है। किस तरह से पत्र जो है उसका स्पर्श कैसा है, उसके अंदर से वर्ण कैसी आ रही है, उसकी आकृति कैसी है, पत्र के किनारे कैसे हैं, उसके अंदर शिरा विन्यास कैसा है, इसका अध्ययन करना है। एक सूक्ष्म संरचना, जिससे क्या होता है कि उसके मूल, तना, पत्र, पुष्प, इनकी अंतर संरचना का अध्ययन करना है कि अंतर संरचना के अंदर जाके उसके स्टार्च ग्रेन्स जो हैं उनका डायमीटर क्या है, लेंथ ऑफ स्टोमेटा क्या है, और टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या है। अब देखना भौतिक परीक्षण के अंदर आता है अवांछित पदार्थों का निश्चितीकरण। इसके अंदर क्या होता है, अवांछित पदार्थ जब उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, जब हम संग्रहण करते हैं तो किस तरह से उनको पृथक करना है, उस पृथककरण की विधि बताई गई है कि सफेद कागज पे हमें 250 ग्राम औषध लेनी है, उसको फैला दिया चिमटी की सहायता से और अवांछित पदार्थों को अलग कर लिया, और फिर क्या किया, पृथक करके हमने पदार्थों का वजन ले लिया, और फिर वजन लेने के बाद में औषधि का वजन अपने आप आ जाएगा। अब इसमें गणना करते हैं। ली गई औषध का भार अपने पास 250 ग्राम था। अपमिश्रण का भार मान लो W है, तो पता कैसे चलेगा कि अपमिश्रण का प्रतिशत कितना है, कि अपमिश्रण का भार है मान लो W, Y ली गई औषध का भार है, और इंटू 100 कर देंगे तो अपमिश्रण का प्रतिशत आ जाएगा। इससे औषध में आर्द्रता का निर्धारण, कि औषध जो है उसके अंदर आर्द्रता कितनी % है उसका निर्धारण करने के लिए करते हैं कि ली गई औषध का भार है Y ग्राम। इसके अंदर क्या करते हैं, औषध जो होती है उसको लेके पेट्री डिश जो होती है, मान लो जैसे एक पेट्री डिश है, उसका वजन कर लिया हमने, रिक्त थी उसका वजन कर लिया, कि उसका रिक्त जब थी वो खाली थी उसका वजन कर लिया हमने, 100 ग्राम है उसका वजन। फिर उसके ऊपर हमने औषध ली और उसके बाद में उसको ओवन के अंदर रख दिया, 6-7 घंटे हमने ओवन के अंदर रखा, फिर उसका वापस को निकाला और उसका वजन कर लिया। देखना आप
तो रिक्त पेट्री डिश का भार था W1। फिर हमने जब ओवन से गर्म कर ली, उसको बाहर निकाला, तो पेट्री डिश भी है और उसके बाद औषधि भी है। उसके बाद में उसका भार कितना है, वो है W2। ठीक है। अब सूखने के बाद में पेट्री डिश और औषधि का भार है W3। ये पहले था, ये बाद में है। अब देखना आर्द्रता का प्रतिशत W2, यानी कि जब पेट्री डिश थी और औषधि थी उसका भार कितना था W2। अगर उसमें से पेट्री डिश का भार निकाल देंगे, W1 निकाल देंगे, तो औषधि का भार आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो औषधि का एक्चुअल भार था वो और गुणा 100 करके हम आर्द्रता का प्रतिशत आएगा, कितनी % इसमें आर्द्रता है। अब आता है भस्म का मात्रात्मक परीक्षण करने का फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन बताऊंगी आगे आगे आते हैं, ये बार पढ़ रहे हैं हम। फॉर्मूला देखना, भस्म का प्रतिशत जितना ग्राम में परिवर्तन हुआ, पहले ग्राम कितना था, अब ग्राम में भार कितना है, उससे लेके उसका पूर्व में जो ग्राम में भार था वो गुणा 100। औषध का निष्कर्षण कि ड्रग्स जो थी उसके अंदर उसके कार्यकारी तत्व है, उनका किस तरह से उनको बाहर निकालना है। इसमें कार्यकारी तत्व पाए जाते हैं। कार्यकारी औषध द्रव्यों के तत्वों का निष्कर्षण उसके विलायक द्रव्यों पर डिपेंड करता है कि जो हम विलायक द्रव्य लेंगे उसके अंदर क्या आते हैं, उसके औषध के तत्व आते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे हम, आएगा ये विधि आएंगी इसकी। भौतिक और रासायनिक परीक्षण, जल में घुलनशील भस्म का निर्धारण कैसे करना है और जल में अघुलनशील भस्म का निर्धारण कैसे करना है, पढ़ते हैं। देखना, जल में घुलनशील भस्म का निर्धारण कि हमने जो भस्म बनाई है वो कितनी % भस्म जो है वो जल में सोल्यूबल है और कितनी भस्म है जो अम्ल में सोल्यूबल नहीं है। देखना, एक कोनिकल फ्लास्क में पहले पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि जल में घुलनशील भस्म का निर्धारण कैसे करते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसके अंदर 25 ml हमने डिस्टिल वाटर लिया और भस्म निर्माण विधि से जो भस्म हमें प्राप्त हुई थी 3 ग्राम हमने भस्म ली। 5 मिनट तक हमने उसे गर्म किया और वाटरमैन फिल्टर पेपर लिया और फिल्टर पेपर जो उसका पहले उसका भार ज्ञात कर लिया। फिर अपन ने क्या किया, पूर्व में भार ज्ञात किए गए फिल्टर पेपर पर हमने वो भस्म और जो सॉल्यूशन बनाया था हमने डिस्टिल वाटर वाला एक कोनिकल फ्लास्क में, उसको छान लिया, उसके ऊपर डाला और उसके ऊपर छान लिया। पानी में एविले भस्म जो थी वो मिल गई, पानी में सोल्यूबल थी तो सोल्यूबल हो गई और फिल्टर पेपर पर वो रह गई जो पानी में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है। तत्पश्चात इस भस्म सहित फिल्टर पेपर को ओवन में सुखा लिया हमने। अब इस भस्म सहित फिल्टर पेपर का भार ज्ञात कर लिया। अब देखना परसेंटेज कैसे निकालना है। y ग्राम जो है वो पहले औषध जो थी हमारे पास भस्म थी उसका भार है। W रिक्त फिल्टर पेपर का भार है। ठीक है। W2 कब भार है, जब वाटर इनसोल्युबल ऐश उसके ऊपर पड़ी है और फिल्टर पेपर खुद है, तब उसका भार कितना है, W1 है। अगर W1 के अंदर से W निकाल देंगे तो ऐश का भार आ जाएगा जो वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, आएगा, तो वो हो गया W ग्राम। अब ऐश वाटर सोल्यूबल कैसे आएगा, इनसोल्यूबल वाली गुणा 100 गुणा y अपॉन y, यानी कि पूर्व में जितना औषध ली गई थी उसका भार, ये किससे आ गई, वाटर में इनसोल्यूबल ऐश का % आ गया। कितनी % ऐश जो थी वो वाटर में नहीं घुली। अब इसको निकालनी है तो 100 में से अगर वाटर इनसोल्यूबल ऐश माइनस कर देंगे तो वाटर सोल्यूबल ऐश आ जाएगी हमारे पास। क्लियर। अब देखना, अम्ल में अघुलनशील भस्म का निर्धारण कैसे करना है। 2 नॉर्मलता वाले HCl का विलयन तैयार किया हमने। इस विलयन में से 25 ml विलयन लेकर इस पूरे सॉल्यूशन में से 25 ml लिया, इसमें से भस्म विधि से 3 ग्राम भस्म जो थी इसमें डाली हमने और थोड़ी देर तक हमने इसे गर्म किया। तत्पश्चात एक फिल्टर पेपर का भार पहले ज्ञात कर लिया, जो रिक्त फिल्टर पेपर का भार ज्ञात कर लिया। उसके बाद में इस फिल्टर पेपर पर उक्त विलयन को छान लिया। एसिड इनसोल्यूबल ऐश जो थी वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी, उसे ओवन में सुखा लेंगे। वही सेम प्रोसेस है। y पहले से ज्ञात भार था, रिक्त पेपर का भार है W1, एसिड इनसोल्यूबल ऐश थी और वेट था जो पेपर पे बचा, पेपर ये जो फिल्टर पेपर था उसका वेट है। अब इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो एसिड इनसोल्यूबल ऐश आ गई हमारे पास। अब इन % निकालना है, एसिड इनसोल्यूबल ऐश का % निकालना है, तो भार में परिवर्तन गुणा 100 अपॉन ली गई औषध का भार, पूर्व में ली गई औषध का भार यानी 3 ग्राम, तो y आ गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अब यहां से।
रासायनिक परीक्षण इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना एक बार। अब तक जो पढ़ा वो ठीक था। देखना, रासायनिक परीक्षण करने के लिए एक तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, टेनिन, एल्कलॉइड, सेपोनिन, फिनोल, स्टेरॉल, ये सब आते हैं। देखना एक बार पढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोसाइड, प्रोटीन, टेनिल, एल्कलॉइड, सेपोनिन, फिनोल, स्टेरॉल, फ्लेवेनॉइड, वसा, तेल, ये सब आते हैं। इनकी उपस्थिति का ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कार्बनिक पदार्थों के निष्परीक्षण की विधि लिखिए। और 2 नंबर में क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं बताऊंगी। देखना एक बार पहले टेस्ट सॉल्यूशन निर्माण करने की विधि देखते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है पहले परीक्षण करने के लिए। तो टेस्ट सॉल्यूशन बनाना कैसे है, कोनिकल बॉटम वाले फ्लास्क के अंदर 5 ग्राम औषध ले ली हमने, उसको आसुत जल के अंदर या तो डिस्टिल वाटर ले लिया, या तो हमने या पेट्रोलियम ईथर लिया, या मेथनॉल लिया, या एथेनॉल लिया, या एसिटिक एसिड लिया। इनमें से किसी एक को भी हमने 100 ml की मात्रा में लिया और उसके ऊपर, उस फ्लास्क के ऊपर ढक्कन लगा दिया। उसके बाद में 12 घंटे तक इसको शेक किया अच्छे से शेकर मशीन के अंदर, और उसके बाद में प्राप्त विलयन को हमने फिल्टर पेपर से छान लिया और एक बीकर में बंद कर दिया। और जो ये बीकर में बना सॉल्यूशन है इसे ही बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि आगे हम इन सब का पता लगाएंगे ना, कितनी % में है ये, इसका पता टेस्ट सॉल्यूशन से लगाएंगे। देखना आगे। इनमें आपको याद क्या करना है, क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के निर्धारण हेतु निर्धारण किस तरह से करेंगे। 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, बस इतना ही आता है। तो आपको वो जो रिएजेंट लेंगे ना हम, उसका नाम याद होना चाहिए। सबके अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखना, सबसे पहले आंसू जल से निकाला गया टेस्ट सॉल्यूशन लिया, सब में सेम है, बस ध्यान देना। टेस्ट सॉल्यूशन लिया, 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने। अगर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति याद करनी है तो हमें रिएजेंट लेना है मॉलिश रिएजेंट। क्लियर? कितना लेना है, 0.5 ml में हमने उस टेस्ट ट्यूब में मिलाया जिसके अंदर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन था। कितना ml था टेस्ट सॉल्यूशन? 5 ml। कितना मिलाया हमने मॉलिश रिएजेंट? 0.5 ml। क्लियर? उसके बाद में हमें H2SO4 की 0.5 ml मात्रा मिलानी है टेस्ट ट्यूब के दीवार के सहारे मिलानी है। क्यों भाई दीवार के सहारे क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो वो एसिड है, तो इससे क्या होगा, पूरा रिएजेंट जो होगा नीचे वाला जो होगा वो बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन। इसलिए दीवार के सहारे डालते हैं। इन दोनों को जहां पर ये जब मिलाते हैं ना H2SO4 को, तो दोनों विलयनों के मिलित स्थान पर एक ब्राउनिश कलर की रिंग बनती है। इससे ही पता चलता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है। तो इससे उपस्थिति का निर्धारण हो रहा है कि इसमें जो हम ये ड्रग्स ले रहे हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो मॉलिश रिएजेंट के द्वारा ले पता चलता है, इतना याद करना है। आओ, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वही टेस्ट सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml लिया। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B। ये सब हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? 12th के अंदर पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B को समान मात्रा में लेते हैं, दोनों को सॉल्यूशन को समान मात्रा। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती तो वापस ज्वाइन करना आप। समान मात्रा में लिया, उसके बाद में टेस्ट सॉल्यूशन वाली ट्यूब में से फेलिन A और फेलिन B का 0.5 ml विलयन हमें निकालना है और किस में मिलाना है? टेस्ट ट्यूब वाली में मिलाना है। फिर इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के उपरांत में हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगर इस विलयन का कलर हरा, पीला, नारंगी, रक्त वर्ण का आ जाता है तो इसका मतलब है इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर जो है वो उपस्थित है, प्रेजेंट है। नॉन रिड्यूसिंग अगर करनी है तो नॉन रिड्यूसिंग के टेस्ट के लिए इतना सा करना है, जो हमने वो हरा, पीला, नीला ये कलर आ गया। अब इसके ऊपर से हमें और क्या करना है? अगर हम इसके अंदर H2SO4, HCl, HNO3 मिलाकर गर्म कर देंगे तो जो टेस्ट होगा उससे पता चलेगा कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? ये कलर आए जरूरी नहीं है। अगर आपको नॉन रिड्यूसिंग का टेस्ट करना है तो कलर आए या नहीं आए, आपको ये H2SO4, HNO3 या फिर आपको एसिड मिलाना ही मिलाना है उसमें। क्लियर? इतना याद करना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या किया? मॉलिश रिएजेंट है और
रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए फेलिंग सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखना नेक्स्ट। अब है स्टार्च की उपस्थिति कैसे निर्धारण करना है। सब में सॉल्यूशन सही चल रहा ना कि 5 ml में तो टेस्ट सॉल्यूशन है और जो भी ले रहे हैं वो 0.5 ml में ले रहे हैं हम। देखना अब इसके अंदर टेस्ट सॉल्यूशन में से स्टार्च की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए टेस्ट सॉल्यूशन में से एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml ले लिया हमने टेस्ट सॉल्यूशन। इसमें आयोडीन रिएजेंट मिलाते हैं 1 ml। ठीक है, मिलाया। उसके बाद में इस विलियन को हमने गर्म किया। अगर विलियन के अंदर ब्लू और ब्लैक कलर का रंग आता है इसका मतलब है कि वहां पे स्टार्च है, कि इसमें इस ड्रग्स के अंदर स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, अब देखना ग्लाइकोसाइड की उपस्थिति का निर्धारण। एसिडिक एसिड में से निकाले गए टेस्ट सोलिन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml टेस्ट सोलिन ले लिया हमने। उसके अंदर FeCl3 सॉल्यूशन की 0.5 ml मात्रा में मिलाते हैं। इसके अंदर कितनी मात्रा ली थी? 1 ml ली थी और इसमें 0.5 और पीछे भी 0.5 ml ली है। ठीक है, तदुपरांत इसमें H2SO4 की 0.5 ml मात्रा टेस्ट ट्यूब के सहारे मिलाते हैं और जब दोनों विलियन मिलते हैं तो उनके ब्राउनिश रंग की एक रिंग बनती है। उससे पता चलता है कि इसमें ग्लाइकोसाइड है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, उसमें मॉलिश रिएजेंट था और ब्राउन कलर की रिंग बन रही थी। इसके अंदर हमने FeCl3 का सॉल्यूशन लिया है और ब्राउन कलर की रिंग बन रही है। ठीक है, अब आओ प्रोटीन की उपस्थिति का निर्धारण कैसे करना है। वही टेस्ट सॉल्यूशन लेना है हमें 5 ml। उसके अंदर लेकर इसमें निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का 1 ml मिलाना है हमें। और विलियन में अगर ब्लू रंग कलर का रंग आता है तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रोटीन है। ठीक है, टेनिन की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए वही एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया। इसमें विटामिन मिलाया, HCl मिलाया और एल्कोहल, इन तीनों का 1 ml मिलाते हैं। इस विलियन का रंग अगर गुलाबी और रक्त वर्ण का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस ड्रग्स के अंदर टेनिन उपस्थित है। ये परसेंट नहीं बता रहा है, ये बस ओनली उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को बता रहा है। एल्केलॉइड्स, इसके निर्धारण करने के लिए 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया हमने। दूसरी टेस्ट ट्यूब में ड्रैगन ड्रॉप A और ड्रैगन ड्रॉप B, ये जो रिएजेंट है इसको समान मात्रा में 2-2 ml के मात्रा में मिलाते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में मिलाना है। ठीक है, अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के विलियनों को सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होती है उसके अंदर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तत्पश्चात इन दोनों को मिला देते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं। इसके अंदर अगर एल्कोलॉइड में ए, ऑरेंज में ए, क्लियर, तो ऑरेंज रंग का PPT बन जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें एल्कोलॉइड उपस्थित है। क्लियर। अब आओ सेपोनिन। आसुत जल से निकाले गए, सॉरी वही 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया हमने। इसके अंदर मधुर क्षार यानी कि मीठा सोडा हो गया जो हम घरों में काम लेते हैं, वो मिलाना है 10 मिलीग्राम की मात्रा में मिलाकर उसको हिलाते हैं। अगर विलियन के अंदर झाग बना रहता है इसका मतलब है कि सेपोनिन उसमें उपस्थित है। ये सब क्या थे? अकार्बनिक थे। ठीक है, अब है कार्बनिक। नहीं सॉरी, ये सब कार्बनिक थे, अब अकार्बनिक पढ़ रहे हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? लेड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये गलत लिखा, ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मरकरी, सल्फर, लोहा, स्टेरोल, जिंक, नाइट्रेट, कोबाल्ट आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखना नीचे ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहाँ से उठता है, आएगा यहाँ से क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में ही आएंगे क्वेश्चन। कैल्शियम की उपस्थिति का निर्धारण करना है तो कैसे करना है? वही अब देखना, मात्रा चेंज हो रही है थोड़ी सी। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 ml टेस्ट विलियन लिया हमने, टेस्ट सॉल्यूशन कितना लिया? 2 ml। ठीक है, इसमें 1 ml क्या मिलाया हमने? कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया और इस विलियन के अंदर का सफेद रंग का अवक्षेप आता है तो इसमें कैल्शियम का
उपस्थिति को बताता है। थोड़ा कंफ्यूज है याद करना, लेकिन रखना पड़ेगा इनको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आयरन की उपस्थिति है तो कैसे पता चलेगा, वही सेम 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने। अब इसके अंदर क्या मिलाया, 1 ml पोटेशियम थायोसाइनेट KSCN मिलाया। अगर इस विलयन को मिलाते हैं, इसे मिलाते हैं तो रक्त वर्ण का आना किसका उपस्थिति को दर्शाता है, आयरन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर सल्फर की उपस्थिति का पता लगाना है तो कैसे, वही टेस्ट सॉल्यूशन लिया 2 ml, उसके अंदर 1 ml हमने BaCl2 का मिलाया, सॉल्यूशन मिलाया और सफेद रंग का अवक्षेप आता है तो इसे पता चलता है कि वहां पे सल्फर की उपस्थिति है उस प्लांट में। फास्फोरस वही सेम टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर 1 ml हमने अमोनियम मोलिब्डेट मिलाया है। मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो कलर आता है वो पीत वर्ण का आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे फास्फोरस की उपस्थिति है। बस सॉल्यूशन का नाम याद करने पड़ेंगे। 2 नंबर में आता तो ये इतना सा लिख के मत आता ना, सॉल्यूशन का उसका नाम लिख के मत आना, पूरी विधि बता के आना थोड़ा। 5 नंबर है पोटेशियम की उपस्थिति का निर्धारण। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml सॉल्यूशन लिया हमने, टेस्ट सॉल्यूशन लिया हमने, 1 ml HClO4 मिलाया और श्वेत कलर का अवक्षेप आया तो उससे क्या हुआ, पोटेशियम की उपस्थिति का निर्धारण हुआ। और सफेद रंग का अवक्षेप कहाँ आया था, कैल्शियम में भी आया था। ठीक है, लेकिन रिएजेंट अलग अलग है। नेक्स्ट है देखना, नाइट्रेट की उपस्थिति का निर्धारण कैसे होता है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया है और उसके बाद में 1 ml हमें डाइफेलिन एमीन और H2SO4 को मिलाते हैं तो पीला रंग का अवक्षेप आता है, जिससे पता चल जाता है इसके अंदर नाइट्रेट उपस्थित है। मैग्नीज की उपस्थिति के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन लिया 2 ml, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो ये क्या हुआ, उदासीन कर देगा, उसको उदासीन बना लेते हैं। इसके बाद में बूंद बूंद करके आधा से 1 ml तक बेंजाडाइन मिलाते हैं और इस विलयन का नीला रंग आता है तो मैग्नीज की उपस्थिति को बताता है ये। अब आता है मैग्नीशियम की उपस्थिति का निर्धारण कैसे होगा। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया हमने, उसके बाद में उसमें 1 ml या तो Na3PO4 मिला दो, NH4Cl और NH4OH, किसी एक का विलयन मिलाते हैं तो अवक्षेप आता है नीचे बन के, उससे पता चलता है कि इसमें मैग्नीशियम उपस्थित है। अब आ जाओ अपद्रव्य और अपमिश्रण। देखना, औषधीय द्रव्यों की उत्पत्ति स्थल पे जब उनको कलेक्ट करते हैं तो अवांछित द्रव्य मिल जाते हैं उसके अंदर, तो ये अवांछित द्रव्य जो होते हैं उनको ही बोलते हैं, या फिर व्यापारी लोग जो होते हैं वो मिलावट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अपमिश्रण। देखना, औषधीय द्रव्यों की उत्पत्ति स्थल से क्या हुआ, कोई बोल रहा है कुछ, नहीं जितना है उतना ही, यही जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आता है, ये नहीं आते हैं। तो तुम बोल कहाँ से रही है, रुकना। अच्छा, रासायनिक पर 4th नंबर का वो दे ही नहीं रखा तो वो कहाँ से, नहीं वो नहीं पढ़ना है क्वेश्चन। ये